हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है बहुत जल्द और इसकी आज डेट फाइनल हो चुकी है। जो फाइनल डेट आज हमें देखने को मिली है वो एक तो मिली है अक्टूबर में और मिली है दिसंबर में। पीजीटी हमारा अक्टूबर में होने वाला है और 18 और 19 दिसंबर में हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टीजीटी साइंस और पीजीटी अपडेट बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। तैयारी में लग जाइए, कम टाइम है, ज़्यादा टाइम मत मान के चलना कि अभी 2-3 महीने हैं, क्योंकि फेस्टिवल्स होता है उसमें टाइम जो है बहुत तेज़ी के साथ जाता है और एक एक दिन में 2-2 दिन का 3 दिन का लॉस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने सिलेबस को बहुत तेज़ी से चलाया हुआ है और ऑर्गेनिक हमारा चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मैंने एल्केन एल्कीन एल्काइंस ये करा दिया है। आज का टॉपिक हमारा चलेगा बेंजीन। फ्रेंड्स, इसी सीरीज में टॉपिक चलते चले जाएंगे और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन वगैरह मैं सब क्लियर करा रहा हूँ, एक टॉपिक को पूरी तरह से आपको क्लियर करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो होने वाला है बेंजीन का। अच्छा खासा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस इसमें आते हैं प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो समझते हैं इसे क्या है। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं आज, हम बात करेंगे बेंजीनी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। जो बेंजीन है वो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एंड बेंजीन इज द पेरेंट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एरोमेटिक कार्बन। जो बेंजीन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे मुख्य यौगिक है। एल्किल एंड एरिल सब्स्टिट्यूट बेंजीन आर कॉल्ड एरीन्स, और एल्किल और एरिल प्रतिस्थापित बेंजीन को हम एरीन्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेंजीन तो कहते ही हैं। बेंजीन के ऊपर अगर आपके पास कोई ग्रुप आ जाए, लाइक मेथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, कुछ भी आ जाए, तो उसको हम क्या कहोगे, सब्स्टिट्यूट बेंजीन को एरीन्स कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेंजीन है। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी हमारा एल्किल या एरिल सब्स्टिट्यूटेड आता है, लाइक अगर इसके ऊपर CH3 आ जाए, तो अब हम इसे क्या बोल सकते हैं, एरीन्स बोल सकते हैं। वैसे तो इसका नाम टोलुइन है, लेकिन इन्हें किसकी मतलब क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, एज ए एरीन्स। ओके, क्लियर हुआ। तो अब बेंजीन की ही सारी बात हम करेंगे। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, किस किस तरीके की चीज़ें हमें मिलती हैं, वो सब हमें देखना है। तो एक बात तो ये हो गई कि बेंजीन और बेंजीन से बनने वाले सभी कंपाउंड जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरीन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इससे में ना इनकी क्लासिफिकेशन चलती रहेगी। तो क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वो ये आता है कि कभी कभी ना बेंजीन्स के कंपाउंड आते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। अगर दो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, मतलब उनको कैसे क्लासिफाई किया जाएगा। तो देखो, अगर बेंजीन रिंग इस तरह से जुड़े हुए हैं, दो बेंजीन रिंग, तो इन्हें हम बाइफिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइफिनाइल। और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइसोलेटेड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, आइसोलेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइसोलेटेड में एक तो ये हो गया, और एक और तरीके से बन सकता है, एक ये भी बन सकता है। तो ये दोनों क्या है, आइसोलेटेड स्ट्रक्चर। एक आता है कंडेंस्ड, कंडेंस्ड कह दो या फिर फ्यूज्ड कह दो, एक ही बात है। फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, दो बेंजीन रिंग आपस में बिल्कुल मर्ज रहते हैं, बिल्कुल जुड़े रहते हैं आपस में, इस तरह से। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है, और ये है क्या, ये है नेप्थलीन। ओके, नेफ्थलीन। तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरह का क्लासिफिकेशन इसमें चलता रहेगा। अब हम देखते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि भाई जो बेंजीन हमारा पेरेंट मेंबर है उसके ऊपर बस एक कोई ग्रुप लगा हुआ है, सिंगल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसे हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी बेंजीन ले लो आप, और उसके ऊपर अगर केवल एक, लाइक यहाँ पे Cl लग गया, ठीक है, तो ये हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। अगर इसके ऊपर OH लग जाए तो ये भी हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। इसके ऊपर कुछ और लग जाए, लाइक अगर मैं NH2 लगा दूं, ये भी हमारा क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो कुल मिला के अगर एक सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, एक कोई ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, छोटा बड़ा कैसा भी, तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं। अब इसमें अगर क्लोरो लगा हुआ है तो ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, OH लगा हुआ है तो इसे फिनॉल कहते हैं, या फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन भी आप कह सकते हो। NH2 लगा हुआ है तो इसे एनिलीन कहते हैं। ये इनकी कॉमन नेम है, ठीक है, और इसे हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, मोनो सब्स्टिट्यूट। और भी हो सकते हैं, और भी इसमें मिथाइल लगा लो, एथाइल लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो आपकी मर्जी। अगर मान लो CH3 लगा हुआ है, ठीक है, तो ये मिथाइल बेंजीन है। मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम क्या है, टोलुइन, और इसी नाम को यूज़ करता है। तो फ्रेंड्स, एक और खास बात है कि ज़्यादातर जो बेंजीन के कंपाउंड्स होते हैं उनके हम कॉमन नेम भी बहुत यूज़ करते हैं, रेदर देन उनके IUPAC नेम। इनके IUPAC नेम से ज़्यादा इनके कुछ कॉमन नेम है वो यूज़ करते हैं। जैसे फिनॉल है, फिनॉल को हम हाइड्रोक्सी बेंजीन ना कह के फिनॉल ही वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। खैर, ये हमारे कैसे थे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और डाई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं।
ठीक है, हम उन्हें पॉली सब्स्टिट्यूटेड में डिवाइड कर देते हैं। तो पॉली में कैसे आ सकता है कि भाई डाई सब्स्टिट्यूटेड, जब 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, ओके, और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड आ सकता है जब 3 जुड़ जाए। तो डाई में कैसे हो सकते हैं भाई? डाई में देखो, अगर मान लो 2 Cl जुड़े तो ये कैसा है? डाई सब्स्टिट्यूटेड है। और ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप तो 2 जुड़े हैं लेकिन दोनों अलग हो, मान लो एक Br जुड़ गया और एक इसके साथ OH जुड़ गया, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है। यानी बेंजीन के ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहे हैं तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों अलग अलग है। तो 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो होमो मतलब सेम, और एक हेट्रो दैट इज डिफरेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनकी जो नेमिंग होगी, इसमें अगर सेम है तो आप सिंपल लिख दो 1 2, देखो एक फर्स्ट पोजिशन में मान लो, एक सेकेंड पे, तो 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, और अगर आप इस तरह का नाम बना रहे हो जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, कौन सा मेन है कौन सा कम है। अब अगर मैं देखूं तो अगर बेंजीन के ऊपर OH लगाया तो ये फिनॉल बोलता है और ब्रोमो एज ए सब्स्टिट्यूट होता है, तो हम ये कहेंगे 2 ब्रोमो। 2 क्यों कहा? क्योंकि हाइड्रोक्सी मेन ग्रुप है हमारा OH, उसके रिस्पेक्ट में जो Br है वो सेकेंड नंबर पे है, तो 2 ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, क्लियर हुआ? ये चीज़ है। अभी और ज़्यादा मैं इसमें चीज़ें नहीं क्लियर कर रहा हूँ, मतलब आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से ही मान लो एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ लगा हुआ है, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है यहाँ पर, ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड है। ठीक है, बताओ इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एफ्थलिक एसिड, एफ्थलिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है, आती भी हैं, तो आपको याद रखना है। अब मान लो 2 OH ग्रुप लग गए, 2 OH ग्रुप लग गए, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्रीसोल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? समझिए, ये डाई सब्स्टिट्यूट हो गए। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड के साथ साथ क्या आ सकता है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड भी आ सकते हैं। ट्राई सब्स्टिट्यूट मतलब जिसमें 3 फंक्शनल ग्रुप लग जाएं, 3 कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाएं, लाइक एक Cl, दूसरा Cl यहाँ और तीसरा यहाँ, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्राई सब्स्टिट्यूट। तो इसमें नाम क्या है? 1 2 4, 3 नहीं 4। ठीक है, 1 2 4। अगर हम नंबरिंग शुरू करें कहीं से भी तो हमें वो नंबरिंग लेनी है जो सबसे कम वाली हो। अगर मैं मान लो नीचे वाले को फर्स्ट नंबर देता तो उसके बाद क्या नंबर आता? 1 3 एंड 4। देखो मैं बताता हूँ, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता, ग्रीन पेन ब्लू पेन वाली साइड से 1, फिर ये 3 नंबर पे आता है, ये 4 पे आता, तो ये नंबरिंग ज़्यादा आ रही है। तो 1 2 4 इज़ बेटर देन 1 3 4। तो हमें नंबरिंग भी वो लेनी है जिसमें लोवेस्ट नंबरिंग हो या जिसका सम लोवेस्ट है। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है नेमिंग में। तो अब इसका नेम क्या है? इसका नेम है 1 2 4, और कितने क्लोरीन है? 3 है तो ट्राई लग गया, 1 2 4 ट्राइक्लोरो बेंजीन। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? इसी के साथ मान लो अगर अलग अलग ग्रुप हैं, लाइक एक OH है, एक Cl है और यहाँ पर Br है, अब इसका क्या नाम बनाओगे भाई? इसका नाम कैसे बनाओगे? आपको पता लग गया बेंजीन के साथ OH है तो फिनॉल तो मेन हो गया, बाकी को हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो फिनॉल। तो ये कैसे हैं? ये सारे के सारे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हैं क्योंकि इनमें 3 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुई बात? ओके, तो ये हमारा डिवीजन था किसके बेस पे? कि कितने सब्स्टिट्यूएंट उसमें जुड़े हुए हैं, कितने सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ जुड़े हुए हैं। अब एक चीज और आती है, आइसोमेरिज्म इन एरेंज। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम और स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा और जो इनका स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? वो डिफरेंट हो जाएगा। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म हम पढ़ने, तो आइसोमेरिज्म भी हमें किस में पढ़ने? इन्हीं में पढ़नी है। अब आइसोमेरिज्म का मतलब कैसे निकालेंगे या किस तरह से हम बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डाई सब्स्टिट्यूटेड वालों में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बेंजीन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप कहां पर जुड़ा है, इसके कारण पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। अब देखो यहां पर अगर मैं देखूं 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है 2 मिथाइल ग्रुप, तो ये 1 और 2 नंबर पे जुड़े हुए हैं। अब मैं एक और बना सकता हूं जिसमें ये मिथाइल ग्रुप थोड़ा एक दूसरे से दूर हो गए, अब की बार ये फर्स्ट एंड थर्ड नंबर पे आ गए। मैं एक और बना सकता हूं जब मैं इन्हें बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिटली ऐड कर सकता हूं, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर पे। हाँ या ना, समझ में आई बात? तो ये आपस में क्या है? आइसोमर्स। क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भाई, जितने इसमें फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम है, सब कुछ सेम है, बेंजीन भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड वालों में 3 ही तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं,
ठीक है, तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, इस वाले को हम कहेंगे 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, इस वाले को हम क्या कहेंगे, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। और इस वाले को हम क्या कहेंगे, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। तो जैसी भी उसकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने बना दिया। अब ये तो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से बिल्कुल आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग हमने लिखा, जो पोजीशन होती है उसके नंबरिंग है। इन्हें कॉमन नेम में भी कहते हैं। देखो, जब 1 और 2 की पोजीशन होती है तो आप इसे क्या कह सकते हो, आप इसे ऑर्थो कह सकते हो, ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन कह सकते हो। और वैसे इस वाले कंपाउंड का एक कॉमन नेम है, दैट इज जाइलिन। तो हम इसे क्या कह देंगे, ऑर्थो जाइलिन। जाइलिन क्यों आया, बेंजीन के ऊपर जब 2 मेथाइल ग्रुप एक साथ होते हैं उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, जाइलिन कहते हैं। अब क्योंकि इसमें जो मेथाइल ग्रुप है फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे, तो इसलिए आया ऑर्थोजाइलिन। फर्स्ट थर्ड पोजीशन पे होगा तो ये होगा मेटाजाइलिन, और अगर फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे होगा तो ये होगा पैराजाइलिन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है डाई सब्स्टिट्यूट वालों की एक तरह से आइसोमेरिज्म। तो 3 तरह के आइसोमर्स इसमें बनते हैं जब डाई सब्स्टिट्यूट होता है। इसके अलावा ये तो सेम वाले थे, डिफर वाले भी बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सेम वाले ही बनेंगे, अलग वाले भी आ सकते हैं। कुछ अलग वाले भी हम बना लेते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, एक मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे NH2 जोड़ देता हूँ और यहाँ पे Cl जोड़ देता हूँ। अब देखो इसमें एक तो ये बना, जब Cl कौन से नंबर पे है, NH2 के रिस्पेक्ट में सेकंड नंबर पे है, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर वाले हो गए। इस वाले में क्या होगा, इस वाले में NH2 यहाँ है और Cl यहाँ है, एक ये हो गया। और इसमें NH2 एक यहाँ लगा दिया और एक Cl नीचे आ गया। अब बताओ इसमें पहले वाले का क्या नाम है, इस वाले का क्या नाम है, फर्स्ट वाले कंपाउंड का, ए का, बी का एंड सी का। तो ए का क्या नाम है बताओ, ए का नाम होगा, बताओ, ऑर्थो लिख दूं, ऑर्थो, क्योंकि 2 नंबर पे है ना, 1 और 2, ये वाला 1 और 3, ये वाला 1 और 4। तो इसका क्या नाम लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे ऑर्थो क्लोरो एनिलीन, क्योंकि अगर बेंजीन के ऊपर NH2 होता है तो एनिलीन होता है। ठीक है, बी वाले का क्या नाम है, बी वाले का नाम है मेटा क्लोरो एनिलीन। और सी वाले का क्या नाम है, सी वाले का नाम है पैरा क्लोरो एनिलीन। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो डिफर वाले भी हो सकता है, सेम वाले भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के आइसोमेरिज्म में जो अगर 2 ग्रुप की है, डाई सब्स्टिट्यूट है, तो 3 ही तरह के बनते हैं। ऑर्थो जब 1 और 2 पोजीशन हो, ठीक है, ऑर्थो कहेंगे इसे। मेटा जब फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन हो, और पैरा जब फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन हो। क्लियर हुआ, ठीक है, समझते हैं। ये तो डाई सब्स्टिट्यूटेड थे। अब हम देखते हैं कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाले में कैसे होगा। तो 1 मिनट रुक जाइए, बस एक पेज ले लेते हैं। तो अब देखो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाले में क्या होगा, 3 ग्रुप होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आइसोमेरिज्म देखनी है। तो उनमें भी चेंज हो सकता है, क्या चेंज होगा, बस पोजीशन चेंज होगी। मान लो एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है, तो ये तो एक फर्स्ट कंपाउंड हो गया। इसमें एक CH3 यहाँ पर आ गया, एक यहाँ आ गया, लेकिन दूसरी की पोजीशन चेंज होगी, एक यहाँ चला गया। तो इस वाले में क्या था पोजीशन, इस वाले में अलग है, और तीसरे में एकदम अलग हो सकती है। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। अब ये तीनों आपस में क्या है, आइसोमर्स, ये तीनों आइसोमर्स हैं। ठीक है, पोजीशन क्या कहोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें हम क्या कह देंगे, 1 2 3 ट्राइमिथाइल बेंजीन। इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट सेकंड फोर्थ ट्राइमिथाइल बेंजीन। इस वाले को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ ट्राइमिथाइल बेंजीन। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से बना सकते हैं। अब एक बात सुनो, अगर तीनों ग्रुप सेम है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, बता देता हूं। अगर ऑल 3 ग्रुप आर सेम, नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स सिर्फ कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अगर तीनों ग्रुप सेम है। इफ 2 ग्रुप्स आर सेम, अगर 2 ग्रुप सेम है एंड 1 इज डिफरेंट, एक अलग है, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे इसके,
ये लिख लो, आपके काम आ जाएगा 6, ठीक है। एंड इफ ऑल थ्री आर डिफरेंट, all three groups are different, then the number of isomers will be 10, 10 हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर समझ में आई? इसका मतलब क्या था, देखो इसका मतलब ये था, मान लो यहाँ तो CH3 तीनों सेम थे, अब ऐसे कंपाउंड आ जाए जिसमें 2 तो CH3 और एक Cl हो जाए, तो उसके रिस्पेक्ट में ये अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है ना भाई। Cl पहले वाले के साथ दूसरे नंबर भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे नंबर पे CH3 आ जाए और चौथे नंबर पे Cl आ जाए, तो अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन से कुल मिला के 6 बन सकते हैं ऐसे। और अगर तीनों ही ग्रुप डिफरेंट है तो इस तरह के 10 बन सकते हैं, मिक्स मैच हो गए। क्लियर बात समझ में? अच्छा लगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको मैं बताता रहता हूँ, तो इनको लिख लिया है तो अच्छा होगा ज़्यादा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे एरोमेटिसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स। अगर आपको एरोमेटिसिटी नहीं पता है तो आपको ये भी नहीं पता लगने का कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो एरोमेटिसिटी के लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं, ठीक है। वैसे तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर एंड एटलीस्ट 1 और मोर डबल बॉन्ड इन द रिंग। तो हमारे पास क्या चीज़ आई, हमारे पास पहला जो पॉइंट निकल के आया कि वो जो कंपाउंड है भाई साइक्लिक होना चाहिए, और एटलीस्ट कितने डबल बॉन्ड होने चाहिए, एक या ज़्यादा, 1 2 3 कितने भी हो सकता है, डबल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन। सेकेंड, कॉन्ट्रेरी टू अनसैचुरेशन इट मस्ट बिहेव लाइक सैचुरेटेड कंपाउंड। अब इन्होंने कहा भाई इसमें क्या होना चाहिए, एक या ज़्यादा डबल बॉन्ड होने चाहिए, और जब डबल बॉन्ड है तो ये तो अनसैचुरेटेड हो गया, समझो बात को, अगर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हो गया। बट दे आर सेइंग दैट मस्ट बिहेव लाइक सैचुरेटेड कंपाउंड। ये एक खास बात है, और ये मैंने कल भी समझाया था, ठीक है। मस्ट बिहेव लाइक सैचुरेटेड कंपाउंड, ये कैसे बिहेव करना चाहिए, सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह। और सैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। सैचुरेटेड कंपाउंड एंड शुड नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, तो इस तरह से इन्हें एडिशन रिएक्शन नहीं देनी चाहिए। हालांकि डबल बॉन्ड है, एडिशन हो सकता है एल्कीन और एल्काइंस की तरह, लेकिन इन्होंने कहा ना खास बात यह है कि होना तो अनसैचुरेशन है लेकिन सैचुरेटेड की तरह बिहेव होना चाहिए, यानी इन्हें कोई भी एडिशन रिएक्शन ये नहीं देते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक। इसके साथ ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्ट ले सकते हो, ये भी खास बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्ट ले सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल एल्केन पे अटैक कर सकता हो। अब एक और, कंपाउंड मस्ट बी कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग रेजोनेंस। थर्ड कंडीशन क्या है कि भाई रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना चाहिए। और क्योंकि ध्यान दो, पाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही ये सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनमें क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। एंड ड्यू टू रेजोनेंस दे मस्ट बिहेव एज सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि जब पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह पे टिकने के ही नहीं, भागे फिरेंगे इधर से उधर, तो फिर तो सैचुरेटेड कंपाउंड ही कहलाएगा ना, फिर तो कौन एडिशन के लिए जाएगा, कोई भी नहीं आएगा। भाई एक को ये पता लगा कि कहीं पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लो हमारा एक बेंजीन है और इसमें डबल बॉन्ड इन जगह पे है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये रेजोनेंस शो करता है बेंजीन, और अपने डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर सकता है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। अब बात आ रही है, मान लो कोई कंपाउंड आ रहा था, Cl आ रहा था, Cl ये कहता है हम Cl2 हैं, 2 हैं, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और उसकी जगह जुड़ जाएंगे, और पता लगा जब तक ये यहाँ अप्रोच करने गया इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, यहाँ तो है ही नहीं डबल बॉन्ड। आ जाओ फिर, एडिशन किसका होगा, किसी का भी नहीं। दैट्स व्हाई दे मस्ट बिहेव एज सैचुरेटेड, यानी कि एडिशन रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। ये है रीजन, ओके। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंपाउंड मस्ट ओबे द हकल रूल। कंपाउंड जो होना चाहिए हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। इट मीन्स अ साइक्लिक कंपाउंड बिहेव एज एरोमेटिक कंपाउंड इफ इट कंटेन द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कि अगर किसी कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं सो इट विल बिहेव एज एरोमेटिक कंपाउंड, तो वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर हुआ? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में एक चीज छोटी सी और ऐड कर देता हूँ,
एक और बात, साइक्लिक के साथ मॉलिक्यूल प्लानर भी होना चाहिए। प्लानर मतलब 3D नहीं होना चाहिए, वैसे तो ये बाद में आ गया, तो प्लानर हटा देना, चाहे लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट मस्ट बिहेव एज प्लानर एंड साइक्लिक मॉलिक्यूल विद वन और मोर डबल बॉन्ड, ओके, बट मस्ट बिहेव एज सैचुरेटेड and should not give the addition reaction. Okay, next, it must have resonance, that means the transfer of pi electrons. And the next thing is, and the most important thing is Huckel rule, that is it must have 4n plus 2 pi electron, where n is an integer, 0 1 2 3 4, it should be an integer. ठीक है, ये पॉइंट भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात। तो अब ये देखते हैं कि क्या कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, उसका कैसे पता लगेगा। तो उसका पता लगाने के लिए केवल एक ही रूल है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है फ्रेंड्स, पाई इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा या तो लोन पेयर के पास होते हैं, डबल बॉन्ड के पास होते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बेंजीन के साथ। मुझे बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं देखो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो यहाँ से n बराबर क्या आएगा, तो 4n+2 की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 6 आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो 4n बराबर कितना हो गया, 6 - 2 दैट इज 4, तो 4n बराबर 4, n बराबर कितना हो गया 1। तो ये एक कंप्लीट होल नंबर आ रहा है। तो जब होल नंबर आ रहा है, ठीक है, सो क्या हुआ बताओ, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है बिकॉज इट फॉलो द हकल रूल। ओके, अब बात करते हैं अगले कंपाउंड की। और देखो नेप्थलीन, यह है नेफ्थलीन। अब नेफ्थलीन में देखो कितने आपको दिख रहे हैं पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्ड तो 5 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, पाई इलेक्ट्रॉन्स। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 5 डबल बॉन्ड है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 4n+2 इज इक्वल कितना आया 10, 4n इज इक्वल कितना हो गया 8, तो n बराबर कितना हो गया यहाँ से 2, n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं। ठीक है, वेरी गुड, तो ये क्लियर हुआ, तो हमें पता लग गया नेफ्थलीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड। अब कुछ अलग तरीके के देखो जिन्हें आपको लगेगा कि एरोमेटिक नहीं है बट उनका चेक करेंगे। इसमें एक आता है ये, मैं इसको ये वाला कंपाउंड। अब मुझे बताओ क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं। आपको साफ साफ दिख रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो मुझे बताओ क्या ये एरोमेटिक है। यस, इट इज एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक हो गया। चलो इसका क्या नाम था, इसका नाम था पायरिडीन, शॉर्ट में ये PY लिखा जाता है। ठीक है, एक और देखते हैं। ये वाला बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग में। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है थायोफिन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग में। अब देखो ध्यान से, यहां क्या होगा, जो सल्फर के ऊपर दो ये जो लोन पेयर हैं ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का काम करेंगे बिकॉज दे विल इन रेजोनेंस विद द रिंग। जो ये रिंग है, जो स्ट्रक्चर है, इसके साथ रेजोनेंस में रहेंगे। ठीक है, सो देयर विल बी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर 1 आएगा एंड इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी पास हो गया, पायरिडीन भी हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। इनमें से और भी मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। एक ये होता है, ये नाइट्रोजन के साथ है, सेम टाइप ही। अब नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होता है, इसका नाम है पायरोल। अब नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो एरोमेटिक हो गया। ठीक है, इसी के साथ एक और इसका भाई आता है, किसका, थायोफिन का भाई,
दैट इज ये वाला, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। अब ऑक्सीजन के ऊपर अगर 2 लोन पेयर है तो एक तो कॉन्जुगेशन में आएगा ही आएगा, इसका नाम है फ्यूरॉन, और इसमें भी कितने होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो दीज ऑल आर एरोमेटिक, ये सभी के सभी कैसे हैं, एरोमेटिक है। ठीक है, तो एरोमेटिक पता करने के लिए बस इतना जानना जरूरी है कि अगर कोई सेंट्रल एटम मतलब कि हेट्रो एटम जुड़ा हुआ है, कार्बन से अलग भी जुड़ा हुआ है, तो बस ये सुन लो, ध्यान से ही देख लो कि क्या उसके पास कोई लोन पेयर है जो वो कॉन्जुगेशन में दे सकता है, या उसने कोई लोन पेयर गेन करने की उसके पास टेंडेंसी है कि वो लोन पेयर ले सके और कॉन्जुगेशन में ला सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ जाना वो एरोमेटिक है या नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ, इतनी बात अच्छे से लगा, समझ में आया? ओके, अब बात करते हैं, एक टर्म आती है एंटी एरोमेटिक। देखो एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, यूजुअली अनस्टेबल, अनस्टेबल होते हैं, साइक्लिक तो होते हैं, कॉन्जुगेटेड भी होते हैं, कॉन्जुगेटेड मतलब डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, बट दे हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल तो है नहीं। अब जब हकल रूल नहीं है तो ये कैसे हो जाएंगे एंटी एरोमेटिक, इन्हें हम एंटी एरोमेटिक कहते हैं। देयर स्ट्रक्चर इज फ्लैट, कोई बात नहीं। तो ध्यान सुनो, पहला था साइक्लिक होना, दूसरा था कॉन्जुगेटेड सिस्टम दैट इज डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, ये होना ही होना चाहिए, और फ्लैट स्ट्रक्चर है तो बढ़िया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इन 4 चीज को कोई फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक है, अदरवाइज नहीं है। अब इसने क्या करा, 4n इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 नहीं है, तो इट इज नॉट एन एरोमेटिक। समझ गए? रेजोनेंस तो इसमें भी हो सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन में, ये यहाँ है, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बन सकता है कि जो बॉन्ड है वो चेंज हो गया। रेजोनेंस तो है लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब नॉन एरोमेटिक की बात करते हैं, एवरीथिंग एल्स, इसके अलावा जो कुछ बचा वो सब नॉन एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक में आप क्या देखोगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन से अलग कुछ भी आ जाए तो वो सब के सब नॉन एरोमेटिक। तो हमें 3 कंडीशन आज पता लग गई, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो एकदम बता देना, एरोमेटिक के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर नॉन एरोमेटिक है तो जो भी इस कंडीशन, इन 2 कंडीशन को फॉलो ना कर रहा हो वो सारे क्या है, हमारे नॉन एरोमेटिक। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? पता होना चाहिए कंडीशंस, और ये ऐसे ऐसे नोट्स हैं जो आप एग्जाम में यूज करके किसी भी चीज को बता सकते हो कि वो एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक। चलो इसके साथ ही आप ये वाला बताओ जल्दी से, एक मैं बना के जा रहा हूं, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। ये वाला कंपाउंड है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेनिल एनायन। इस वाले का नाम था साइक्लोब्यूटाडाइन। बताओ क्या है ये वाला कंपाउंड बताओ क्या है, एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है? पता ही क्या है, ये है एंटी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि देखो ये जो लॉन पेयर है, या फिर मैं कहूँ ये जो नेगेटिव चार्ज के हुए हैं, ये इसके साथ रेजोनेंस में आ सकते हैं इस तरह से, यानी जो इसका अगला स्ट्रक्चर होगा वो इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आ सकता है। अब ये एंटी एरोमेटिक मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखो इसमें अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो इस तरह से आप ये भी जान सकते हो कि कोई एंटी एरोमेटिक है या नहीं है, वो आप पता कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ कंपाउंड्स भेजूंगा, उसमें आप बताना कि एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक कौन से हैं, मैं भेज दूंगा ग्रुप पर, उसमें से बताना। ठीक है, अच्छा लगा जान के ये कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैंने आपको क्या क्या क्लियर करा दिया अब तक मैंने आपको बेंजीन, बेंजीन से रिलेटेड जो कैटेगरीज आती है वो सारी क्लियर करा दी, क्लासिफिकेशन करा दिया, आइसोमेरिज्म भी करा दिया,
मैंने सब कुछ बता दिया आइसोमेरिज्म में जितना होता है वही। ओके, और इसके साथ मैंने ये एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट भी आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियर हो गया सबको? इट मस्ट बी क्लियर। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप रेस कर सकते हो अभी हाथ के हाथ, कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब यहाँ से जो सारी कहानी चलेगी वो बेंजीन से रिलेटेड चलेगी। ठीक है, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ जितना आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से। अब हम सारी बात करेंगे इसकी, बेंजीन की। अब हमें पता है सबसे पहली बात, कॉमन सी चीज़ बनाते हैं कि बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं जो कि आपस में अल्टरनेटिवली सिंगल और डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनके ऊपर, सबके ऊपर एक एक हाइड्रोजन होता है। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, ये जो होते हैं ये रेजोनेंस में होते हैं। रेजोनेंस में होने का क्या मतलब है कि इनमें डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है इस तरह से। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ड्यू टू पोजीशन चेंज हो रही है तो ये जो बॉन्ड पेयर होता है ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। हाइड्रोजन को हटा के किसी भी चीज को ऐड कर सकता है। ध्यान देना, अगर बेंजीन के ऊपर कुछ भी आप ऐड कर रहे हो तो समझ लेना हाइड्रोजन हटा हुआ है। ये मत सोचना कि 6 के 6 हाइड्रोजन है, नहीं, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक चीज जुड़ जाएगी। 2 जोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन हटाओगे। ठीक है, ये सब है। तो एक बेंजीन का स्ट्रक्चर तो ये हो गया। अब अगर मैं आपको बात करूं क्लाउड स्ट्रक्चर की, हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है हर एक कार्बन का वो होता है sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। इसका मतलब हर एक कार्बन में 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि कैसे होते हैं? sp हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड। ठीक है, और इसी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो इसकी शेप आती है वो कैसी आती है? हेक्सागोनल। भाई मान लो इसके हैं, फिर ऊपर एक कार्बन है तो उसके भी हैं 3, फिर यहाँ पे जो कार्बन है उसके भी हैं, फिर एक कार्बन यहाँ पे है उसके भी है, फिर जो नीचे कार्बन होगा उसके भी जरूर होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ गए? तो ये वाले हमारे जो हैं sp वाले सिग्मा बॉन्ड बन गए। और फिर इन पे, क्योंकि sp2 में क्या होता है, एक बताओ क्या होता है? sp2 में एक अनपेयर्ड p ऑर्बिटल होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला p ऑर्बिटल। जो p ऑर्बिटल इसमें सब में इस तरह से प्रेजेंट रहता है, सॉरी कार्बन के ऊपर रहता है। यहाँ पर। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा? कैसी बॉन्डिंग बनाएगा? पाई बॉन्डिंग। वो आपस में सब पाई बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पाई बॉन्ड की लेयर ऊपर, बीच में सिग्मा बॉन्ड और फिर नीचे की साइड, तो एक तरह से ये बिल्कुल सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। कॉमन नेम ये आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब याद कर लेना, मतलब ये तो 1-2 बार लिखोगे तो अब याद हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले ही मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ज़्यादा मैंने नहीं रखे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे भर दिए, नहीं, कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं का नाम रखे हैं। और स्टार्टिंग के जो ये है ना 7, इस 7 के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 7 के साथ। इसके बाद तो थोड़े से कम कॉमन वाले हैं, लेकिन इनमें से भी जो लाइक सेक्रीन हो गया, सिनामिक एसिड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की प्रिपरेशन, बेंजीन की प्रिपरेशन बहुत आसान है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। बेंजीन बनानी है तो एक तरह से तो अगर हमने कहीं पिछला टॉपिक में कहीं पढ़े हैं तो वो तो इंक्लूड हो ही जाएगा, वो तो इंक्लूड हो ही जाएगा। एल्केन, एल्किन, एल्काइन में से कहीं से अगर हमने बेंजीन बनाई है तो वो रिएक्शन तो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने कहीं से बनाई थी? इथाइन से बनाई थी या फिर एल्काइन से बनाई थी, याद आया? जो एल्काइन है, इथाइन है, उससे बनाई थी। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एथाइन गिव द बेंजीन। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं बताओ? CH के ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कितने मॉलिक्यूल्स लिए? 3 मॉलिक्यूल ऑफ एथाइन।
ठीक है, और क्या करते हैं इसको, इट पास ओवर द रेड हॉट कॉपर ट्यूब। कॉपर की ट्यूब होती है जो बिल्कुल लाल तप्त होती है। ओके, तो इसके बाद ये क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो सी एच के बीच यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एक सिंगल बॉन्ड बन गया, सी एच डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थाइन के कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं बेंजीन बनाने के लिए, तो 3 करते हैं। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन। अब देखना दूसरी, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, अब देखो आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, मैंने आपको एक चीज बनानी सिखाई थी, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाई थी। ठीक है, जिसमें मैंने क्या कहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में से हाइड्रोजन हटाओ, सोडियम जोड़ो तो सोडियम हो गया, पोटेशियम जोड़ो तो पोटेशियम हो गया। यहाँ बात करें सोडियम बेंजोएट की, तो सोडियम बेंजोएट क्या होता है, सोडियम बेंजोएट में है मतलब कि अगर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है तो उसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से हाइड्रोजन हटके कुछ भी जुड़ जाए तो इसी को हम बेंजोएट बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ सोडियम जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। ओके, क्लियर हुआ। सो दे आर सेइंग दैट बाय हीटिंग द सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे। अब सोडा लाइम क्या होता है फ्रेंड्स, सोडा लाइम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का जो ये होता है सोडा लाइम कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसके साथ गर्म करने पर क्या होता है कि बेंजीन बनता है, बाकी सब कुछ हट जाता है Na2CO3 बना के। ठीक है, क्लियर हुआ, इजी है, समझ में आया। अब आप कहोगे सर इसमें ना एक चीज रहेगी, H रह गया, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ गया। तो सुनो ध्यान से भाई, जहाँ पे CONA जुड़ रहा था, मैंने आपको बताया था बेंजीन पे किसकी कमी होती है, हाइड्रोजन की। ये हाइड्रोजन वहीं तो गया भाई, वहां से हाइड्रोजन निकला हुआ था तभी तो कुछ जुड़ा हुआ था, तो यहाँ से हाइड्रोजन वहीं चला गया, इसलिए हमने कोई और चीज़ नहीं बनाई, तो Na2CO3 वहाँ निकल गया, बाकी सब चीज़ सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। तो इससे हमने क्या बना दिया, सोडियम बेंजोएट से बेंजीन। है इजी रिएक्शन, और ये एग्जाम में आती है, सबसे ज़्यादा आती है ये, सबसे ज़्यादा। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन है बाय द रिडक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल। जो फिनॉल का हम जिंक के साथ रिडक्शन करते हैं, ठीक है, इसको गर्म करने पर क्या होता है, सिंपल सी चीज़ होती है कि बेंजीन में बदल जाता है, बस, और कुछ नहीं, इसमें से जिंक ऑक्साइड अलग निकल जाता है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इससे क्या मिल गया, बेंजीन मिल गया। कितनी ईजी रिएक्शन है कि बस फिनॉल पे जिंक की रिएक्शन करा दो, गर्म कर दो, बेंजीन मिल जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फिनॉल को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करे, तो 1 सेकंड का काम है, जिंक के साथ गर्म कर दो। याद करो, चीजें याद करो। टिपिकल लग रही है कोई रिएक्शन अब तक, लग रही है तो बताओ, कोई रिएक्शन टिपिकल अभी तक तो नहीं आई। चलो आगे देखते हैं। अगली है बाय पासिंग द स्टीम थ्रू द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप, इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, बाय पासिंग द स्टीम, भाप यानी कि वाटर, सिंपल सी बात, बस गर्म कर लो, हीट लिख दो यहाँ पे, क्योंकि भाप है ना इसलिए वाटर गर्म हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे आप ऐसे भी दिखा सकते हो, गैस स्टेट। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऊपर जब H2O की रिएक्शन होगी तो H2O में से H निकल जाएगा, OH लगेगा, दैट विल बी फॉर्म H2SO4, और साथ में कुछ भी नहीं, बस बेंजीन ही तो बचा। ठीक है, तो ये बन गया। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर भाप की रिएक्शन से, स्टीम की रिएक्शन से क्या बनता है, बेंजीन बनता है। कहने को तो इतना बड़ा कंपाउंड था, इतनी टिपिकल सा लग रहा होगा, लेकिन है इतना इजी। ठीक है, अच्छा लगा जान के। अगली रिएक्शन, दैट इज बाय द वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, अब वुड्स और फिटिग रिएक्शन, मैंने कहा था ना ये रिएक्शन ऐसी है, पीछे पड़ गई तो कभी नहीं छोड़ने की। वुड्स रिएक्शन हमने पढ़ ली थी जब हमने एल्केन बनाए थे, अब हम पढ़ रहे हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग में एक चीज़ तो हमें पता है कि एक तो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, दूसरा फिटिग के साथ एरिल हैलाइड्स होता है। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें जुड़ेंगी, एक हेलोएरिन होगा और एक हेलो एल्केन्स होगा।
ठीक है, अब इससे पहले हेलोएलिन्स और हेलोएल्केन्स क्या होता है, इनका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। काफ़ी दिन हो गए ना, भूल गए होंगे, है ना, कमज़ोर दिल वाले बच्चे हो तो ऐसा हो जाता है। देखो भाई, जैसे हमारा ये है, ये हमारा क्या है, एल्केन है। अगर मैं एल्केन पर Cl2 की रिएक्शन कराऊँ तो ये C2H5 Cl बनाएगा, C2H5 Cl बनाएगा, ये बनाएगा और साथ में HCl निकल जाएगा। खैर इससे HCl का तो काम नहीं है। ये देखो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन कहते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोइथेन, तो इट विल फॉलो द प्रोसेस क्लोरोएल्केन, तो इसे तो क्लोरोएल्केन हेलो एल्केन्स कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहते हैं। अब अगर मान लो मैंने हेलो एल्केन्स में ना लेकर के मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग लिया है, और बेंजीन पर अगर मैं Cl2 की रिएक्शन कराऊँ तो प्रोसेस विल सेम, C2H5Cl बनेगा, HCl अलग निकल जाएगा। तो अब की बार ये क्या बना, इससे हम कहेंगे हेलो एरीन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर बेंजीन के साथ कोई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन होता है तो उसे हम एरीन बोल सकते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, वैसे इसका नाम है क्लोरोबेंजीन और कॉमन नेम हेलोएरिन्स। तो अब यहाँ पर इन्हीं की रिएक्शंस है। तो उसने कहा कि अगर आप एरीन बनाना चाहते हो, एरीन्स मतलब सब्सटीट्यूटेड बेंजीन बनाना चाहते हो, तो आप हेलो एरीन्स को और हेलो एल्केन्स को आपस में रिएक्ट कर लो इनटू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल इनटू द ड्राई ईथर सॉल्यूशन। ड्राई ईथर के सॉल्यूशन में, ड्राई ईथर के साथ, सॉरी सॉल्यूशन कह रहा हूँ, ईथर के साथ रिएक्शन कराने से बन जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं CH3Cl प्लस सोडियम प्लस एक ले रहे हैं हम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लियर हुई चीजें। तो क्या बनेगा बताओ, पता होगा, बहुत इजी है, मैंने वहीं समझा दिया था। NaCl को लेके भाग जाएगा, तो जब इनको लेके भाग जाएगा तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा क्या है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोबेंजीन, और मिलके इन्होंने क्या बनाया, टोलुइन। ओके, क्लियर हुआ। अच्छी रिएक्शन है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग, वुड्स क्यों, क्योंकि एक हेलो एल्केन है, और फिटिग इसलिए क्योंकि एक हेलो एरीन्स है। जब चीज़ें सेम होती है तो वुड्स, अगर हेलो एल्केन्स हो, और अगर दोनों हेलो एरीन्स होते तो फिटिग। चलो अगली रिएक्शन आती है, ये इंपॉर्टेंट भी है, अच्छी भी है, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अब तक जो रिएक्शन पढ़ी हमने वो बेंजीन को बनाने की इजी रिएक्शंस थी। ठीक है, बेंजीन को बनाने की इजी रिएक्शन थी, लेकिन अब जो आ रही है ये थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी भड़क है। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज़ करें, हम यूज़ करें एरिल मैग्नीशियम हाइलाइट, सॉरी हेलाइट्स, एरिल मैग्नीशियम हेलाइट। अब एरिल मैग्नीशियम हेलाइट मतलब, एरिल का मतलब बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है मैग्नीशियम हेलाइट, लाइक MgPr, MgCl, कुछ भी लगा सकते हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, एरिल मैग्नीशियम हेलाइड, और इसका वैसे क्या नाम होगा, इसका नाम होगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, अब इसके ऊपर किसकी रिएक्शन करानी है उन्होंने बताया, एल्किल हैलाइड्स या फिर हेलो एल्केन्स। ओके, हेलो एल्केन्स को ऐसा लाइक CH3 वाला इस टाइप का कुछ भी यूज कर सकते हो। इसमें जनरली एक खास रिएक्शन है, वो बताता हूँ आपको, ये वाली, इसमें ये वाला यूज हुआ है। अब ये है क्या बताओ, ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कहाँ से क्या निकलेगा। देखो इसमें से मैं एक चीज निकाल के बताता हूँ, MgBr2 निकल गया, मैग्नीशियम के साथ दोनों ब्रोमाइड चले गए, यानी कि एक Br ये चला गया, एक ये चला गया। तो क्या हुआ कि जहां सर ये गया, जहां से भी Br गया हेलो एल्केन में से, वहीं से आके ये इस पर जुड़ गया, दैट विल फॉर्म 2 फिनाइल प्रोपेन। ओके, ठीक है, इसको आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसके साथ रिएक्शन थी, MgBr, मैग्नीशियम हेलाइड। और एक और बात, इस सबस्टेंस को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेंजीन बनाने का फर्स्ट मेथड, और बेंजीन नहीं बना, सब्सटीट्यूटेड बेंजीन बना, ये भी ध्यान दो। पिछली वाली वुड्स में भी सब्सटीट्यूटेड बेंजीन बनता है,
इसमें भी सब्सटीट्यूटेड बेंजीन बनता है। अगली जो आएंगी ज़्यादातर उसमें सब में सब्सटीट्यूटेड ही बनेगा। ठीक है, इसके साथ एक और है, इसी की भाई है, बहुत इजी, कि अगर आपके पास सेम सब्सटेंस है, आप एक और काम कर सकते हो, आप इसको गर्म कर सकते हो, या वाटर या भाप के साथ आप कह सकते हो कि आप इसे हीट कर सकते हो। ठीक है, गैस के साथ। तो क्या होगा, ये बनाएगा बेंजीन, और बेंजीन के साथ साथ ये बनाएगा MgOH, ये एक अलग कंपाउंड निकल जाएगा, हमें मिल जाएगा बेंजीन। तो देखो H2 में से क्या हुआ, H तो लग गया बेंजीन पे, और जो OH निकला हुआ Mg के साथ चला गया, बस Mg डबल बॉन्ड कर सकता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो एक Br जोड़ लिया सिंगल बॉन्ड वाला, एक OH जोड़ लिया, बस काम खत्म। तो ये चीज़ है। तो समझ गए मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाले मेथड, क्लियर हुआ? अच्छा लगा जान के? अब हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बाय द रिडक्शन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट। इंपॉर्टेंट है, अच्छी भी है और खास भी है। खास इसलिए है क्योंकि इसमें दो चीज़ आती है कि जो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, सबसे पहली बात तो यही कैसे प्रिपेयर होता है, इसको प्रिपेयर करने में बहुत सारी माथापच्ची है। ठीक है, ये प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो यही देखते हैं कि बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, फिर उसका रिडक्शन करेंगे। तो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट के लिए सबसे पहले क्या होता है, NaNO2 की HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहां से बनता है NaCl प्लस HNO2, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रस एसिड। कौन सा एसिड बनता है, नाइट्रस एसिड। अब कहोगे सर एक बात तो बताओ, बनाने की क्या जरूरत थी, HNO2 ही लिख लेते हैं, HNO2। तो मैं बताता हूँ क्या जरूरत थी। जरूरत ये थी फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो HNO2 है ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसे जनरली जब रिएक्शन कराते हैं ना तभी बनाते हैं। या आप डायरेक्टली रिएक्शन में भी ये लिख देते हैं ना NaNO2 प्लस HCl, तो भी बात वही होती कि HNO2 बन गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं एनिलीन के साथ। एनिलीन कौन सा होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 वाला, ये क्या है, एनिलीन। तो जब इसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ होती है HNO2 की, ठीक है, और साथ में HCl की, HCl भी लेते हैं, तो क्या होता है, इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर इस तरह से कंपाउंड जुड़ता है N2Cl, N2Cl, एंड दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब सॉल्ट की जगह क्योंकि यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है तो यहाँ आ गया क्लोराइड। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, और अगर आपको X लगा हुआ होता तो आप हैलाइड भी लिख सकते थे, सॉल्ट भी लिख सकते थे। समझ गए, बेंजीन डाइएजो, डाइएजो मतलब दो नाइट्रोजन और क्लोराइड। अब आप कहोगे सर नियम क्यों आया, ये भी तो बता दो, जब डाइएजो तक बता दिया नियम क्यों आया। सुनो ध्यान से, ये जो बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं ना, वो कुछ इस तरह से जुड़ते हैं, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब जब इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड है, Cl कैसे जुड़ा और फिर ये बेंजीन को कैसे जुड़े, तो होता ये है कि ये इनमें से एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वाले पर, इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। समझ गए, तो इसलिए इन्हें नियम कहते हैं। ओके, जैसे अमोनियम होता है ना पॉजिटिव चार्ज वाला, वो, तो इसलिए बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना। अब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन गया, यहीं से हमारी मेन रिएक्शन शुरू होती है। तो इसके रिडक्शन से बेंजीन बनेगी, किसके रिडक्शन से, इसके रिडक्शन से। ठीक है, तो इसके रिडक्शन से जब बेंजीन बनेगी तो कैसे बनेगी, ये कह रहे हैं, अपॉन रिएक्टिंग विद हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 सॉल्यूशन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू बेंजीन। बस ये कह रहे हैं, अगर आपने इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का H3PO2 के साथ रिएक्शन करा दी, ठीक है, तो क्या होगा, जो ये डाइएजोनियम सॉल्ट है ये बेंजीन में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और साथ में इसमें H3PO3 बनता है, N2 बनता है और HCl बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या मिल गया, बेंजीन। ठीक है, एक रिएक्शन, ये हमारी एक रिएक्शन है। इसकी एक और रिएक्शन होती है जो इसमें नहीं लिखी हुई, बट मैं बता देता हूं। अगर आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को एथेनॉल के साथ रिड्यूस कराएं, C2H5OH, तब भी क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये बनाएगा बेंजीन। ठीक है, और साथ में इसमें क्या बनता है, N2 प्लस HCl प्लस CH3CHO, दैट इज एल्डिहाइड।
ओके, और ये हमारा बेंजीन बन गया। तो ऐसा नहीं है किसी सब्सटेंस से एक ही टाइप की रिएक्शन होती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मैंने हमेशा से कहा है जब भी मैं कोई नए नोट्स प्रोवाइड करता हूँ ना, उसमें कुछ ना कुछ एडिशनली मिलेगा आपको, ठीक है। मैं हमेशा सेम चीज़ नहीं, मैं कुछ ना कुछ नया ऐड कर देता हूँ। पिछले वाले में ये बी वाली जो रिएक्शन है ना, एथेनॉल वाली, ये नहीं मिली होगी, लेकिन इस बार मिल गई। कैसे मिल गई, क्यों मिल गई पता है? क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन आते रहते हैं और मैं इंक्लूड करता रहता हूँ, हमेशा से मॉडिफाई होगा। अब देखो एक और तरीका है, अगर हम इसका रिडक्शन करा दें, रिडक्शन किससे कराते हैं? टिन क्लोराइड और NaOH की प्रेजेंस में। टिन क्लोराइड और NaOH के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराने पर, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन कराने पर बेंजीन बनता है, नाइट्रोजन गैस बनती है और HCl बनता है, बस। ठीक है, तो 3 रिएक्शन मैंने बता दी, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जहां जहां से मुझे दिखती रही मैंने इंक्लूड करता। और इसके साथ फ्रेंड्स आपका जो बेंजीन का प्रिपरेशन है वो जाता है खत्म। और कल से हम बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ खास बिहेवियर इसके देखेंगे। एक और बात, बेंजीन में केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ और खास चीज़ें आती हैं, लाइक इसमें कोई अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो इसमें ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है, वो भी हम समझेंगे। बेंजीन से रिलेटेड रेजोनेंस भी देखेंगे और वो सब भी समझेंगे। तो अभी काफ़ी कुछ इसमें बचा हुआ है, वो हम करेंगे कल। ठीक है, और आई होप कि आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर सब कुछ समझ में आ गया तो लाइक तो ज़रूर कर देना। ठीक है, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। कोई डाउट हो तो बता दिए।